एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस आपके लिए जितने भी आपके ए लेवल के एग्ज़ाम्स हैं और जेई लेवल के जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग टॉपिक वाइज सीरीज हमारी ट्रांसफार्मर की चल रही है, तो आज हम लोग लेक्चर सीरीज 4 होगी। ठीक है, इस लेक्चर सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके किसी ना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आए हुए होते हैं। ठीक है, तो जो लोग अच्छा, एक चीज़ और है, अगर जिसको आपको इस क्वेश्चन सीरीज की अगर पीडीएफ चाहिए हो तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको इस पीडीएफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? #यूनिक स्टडी पॉइंट। ठीक है, इस चैनल को आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ से जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने पे ही आपको क्या होगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे और जितने भी आपके लेक्चर सीरीज हम लोग स्टार्ट करिए हैं, सारे लेक्चर भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे और उन सभी की पीडीएफ फाइल भी आपको वहीं पे यूनिक स्टडी पॉइंट पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करिए और इस पीडीएफ फाइल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे 10 सेकंड और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, जनरली द नो लोड लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स इक्विवेलेंट सर्किट YA। तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ट्रांसफार्मर में नो लोड लॉसेस होता है, उसको अगर इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट किया जाता है तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको ऑप्शंस में दे दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है पैरेलल रेजिस्टेंस विद लो वैल्यू, दूसरा दिया गया है सीरीज रेजिस्टेंस विद लो वैल्यू, और सी दिया गया है पैरेलल रेजिस्टेंस विद एन हाई वैल्यू, और डी ऑप्शन दिया गया है सीरीज रेजिस्टेंस विद हाई वैल्यू। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नो लोड लॉसेस क्या होता है, जब आपका ट्रांसफार्मर नो लोड पे वर्क करता है। ठीक है, तो नो लोड पे आपका ट्रांसफार्मर जब वर्क करता है तो उस केस में नो लोड लॉस होता है। तो उसका जब आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट आपने देखा होगा किस तरीके से बनता है। एक शंट ब्रांच होती है इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो ये नो लोड का सर्किट डायग्राम आपने देखा, ये क्या होता था R0 और ये क्या होता है XM। यहाँ पे आपकी नो लोड करंट फ्लो होती है जो कौन सी होती है I0। इसमें करंट कौन सी जाती है, कोर लॉस कंपोनेंट करंट, और इसमें कौन सी करंट होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, तो यही चीज़ आपसे पूछा है कि जो नो लोड लॉसेस होता है उसको हम इक्विवेलेंट सर्किट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये क्या है, शंट में है यानी कि पैरेलल में रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरी चीज़, किसकी वजह से लॉस हो रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से। तो रेजिस्टेंस की वजह से यानी कि नो लोड रेजिस्टेंस। तो नो लोड रेजिस्टेंस क्या है, ये जो नो लोड रेजिस्टेंस होता है कैसा होता है, वेरी लो होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पैरेलल में है और वेरी लो वैल्यू का है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल रेजिस्टेंस विद लो वैल्यू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। द केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर
कंपेयर टू द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विल बी। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्या कहा है कि टू वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, टू वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है। अब इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह अगर वर्क कराना है, अगर यूज करना है, तो उस केस में जो केवीए रेटिंग होती है, यानी कि जो केवीए रेटिंग होती है ऑटो ट्रांसफार्मर की, ठीक है, अगर उसकी कंपेयर किया जाए किससे, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग से, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केवीए रेटिंग से, तो वो कितना होता है, कितने टाइम्स होता है, वो आपको ऑप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि टू वाइंडिंग की केवी रेटिंग और ऑटो ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग को अगर कंपेयर किया जाए तो कितने टाइम्स होता है, बताइए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको ऑटो ट्रांसफार्मर है तो ऑटो ट्रांसफार्मर का हमने एज्यूम कर लिया कि ऑटो ट्रांसफार्मर मान लेते हैं। ये ऑटो ट्रांसफार्मर आपके कैसे हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकता है, यानी कि स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब स्टेप अप और स्टेप डाउन का अगर हम लोग केवीए रेटिंग की बात करें तो केवीए रेटिंग हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टर्न रेशियो के फॉर्म में। जैसे अगर हम माने इफ़ ए क्या है, V1/V2, ये क्या है, रेशियो है, वोल्टेज रेशियो है। तो यहाँ से अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर का रिलेशन देखेंगे तो केवीए रेटिंग का तो ये क्या होता है, इसको आप याद रखेंगे कि केवीए रेटिंग किसका है, ऑटो ट्रांसफार्मर का, इक्वल टू होता है 1/1 - A इंटू क्या होता है, केवीए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये रिलेशन होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। और ये स्टेप डाउन की अगर बात करें, ये क्या है, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन के लिए जब रिलेशन आप निकालेंगे केवीए का, तो इसके लिए क्या हो जाता है, फार्मूला याद रखेंगे, केवीए ऑटो ट्रांसफार्मर इक्वल्स टू केवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसको ऐसे लिख लेते हैं कि A अपॉन 1 - A इंटू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग। ठीक है, इस तरीके से ये रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि N1 आइडियल केस मानते हैं, N1 = N2। तो यहाँ से जब स्टेप अप के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं तो इसका टर्न रेशियो होता है 1/2। ठीक है, तो स्टेप अप के लिए अगर हम लोग निकालें तो स्टेप अप के लिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम A की वैल्यू 1/2 रखते हैं तो देखिए यहाँ से केवीए रेटिंग क्या आ जाएगी ऑटो ट्रांसफार्मर की, ये आ जाएगी, देखिए 1/1 - 1/2 इंटू केवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या निकलेगा, 2 टाइम्स ऑफ केवीए रेटिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो देखिए यहाँ से कितना निकला है, यानी कि 2 टाइम्स हो गया कि नहीं। तो ये देखिए क्या होगा इसका आंसर होगा 2 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अगर आप क्या करेंगे, आप अगर स्टेप डाउन के लिए एज्यूम करते हैं तो स्टेप डाउन के लिए जो टर्न रेशियो की वैल्यू होती है A = 2 एज्यूम करते हैं। तो जब यहाँ से आप पुट करेंगे इस फार्मूले में तब भी आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आता है किसके, केवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो
केवीए रेटिंग होती है वो 2 गुनी होती है किसके, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के रेटिंग से। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है, इसको क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है इन ए 100 kVA 1100 by 220 volt 50 Hz single phase transformer with 2000 turns on high voltage side. The open circuit test gives 220 volt 91 ampere 5 kilowatt. On low voltage side the core loss component of current is approximately. तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे एक ट्रांसफार्मर दिया गया है और इस ट्रांसफार्मर की ये सारी रेटिंग्स दी गई है। ठीक है, अब इसमें आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दिया गया है, इसकी सारी रेटिंग दी गई है और इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का एक ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। कैसा किया जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, अब इस ओपन सर्किट टेस्ट में क्या क्या वैल्यू दी गई है वो हम लोग देखते हैं। तो गिवन में कंडीशन में देखिए क्या क्या दिया गया है, यानी कि कितने वोल्टेज पे आपकी रेटिंग, कितने वोल्टेज पे टेस्ट किया जा रहा है, 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट का मतलब क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं V1 इक्वल टू क्या है, 220 वोल्ट। ठीक है, और जो आपकी रीडिंग आती है नो लोड में, वो नो लोड करंट निकाली जाती है, हम जानते हैं वो कितनी है, 91 एम्पियर। और इसका जो पावर निकाला जाता है, यानी कि जो ओपन सर्किट टेस्ट से क्या निकाला जाता है, आयरन लॉस। तो ये हम ला लेते हैं आयरन लॉस हमारा कितना निकला है, 5 किलोवाट, जो कि लो वोल्टेज साइड है। तो लो वोल्टेज साइड देखिए रेटिंग के हिसाब से यही है कि नहीं, क्योंकि लो वोल्टेज साइड ही आपकी मीटर रीडर पर लगाया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो कोर लॉस कंपोनेंट क्या होता है, IW इक्वल टू क्या निकालना है हमको, कोर लॉस कंपोनेंट निकालना है। अब ये कोर लॉस कंपोनेंट हमने बताया आपको क्या होता है, IW इक्वल टू I0 cos फाई, यही रिलेशन निकल के आता है ओपन सर्किट टेस्ट से। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ से देखिए हमको क्या क्या वैल्यू पता है, I0 की वैल्यू पता है और cos फाई की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले हमको cos फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो cos फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखिए हमको क्या क्या दिया गया है, हमको दिया गया आयरन लॉस। तो आयरन लॉस का अगर रिलेशन देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V1 I0 cos फाई, फाई नॉट यही रिलेशन होता है। यहाँ से हम cos फाई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए cos फाई नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ देखिए आयरन लॉस आपका दिया गया 5 इंटू 10⁻³ अपॉन V1 की वैल्यू कितनी दी गई है, V1 की वैल्यू दी गई है 220 इंटू I0 की वैल्यू भी दी गई है 91। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 0.24 के लगभग आएगी। ठीक है, 249 ये आपकी आ जाएगी कॉस की वैल्यू। अब यहाँ से कॉस की वैल्यू आ गई और आपको निकालना क्या है, IW। तो IW मतलब कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो यहाँ से I0 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 9 इंटू ये वैल्यू पुट कर देंगे cos फाई की, तो ये कितना है 0.4249। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी सॉल्व होकर वैल्यू आएगी 22.7 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 22.7 एम्पियर, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नो लोड टेस्ट किया गया है। तो नो लोड टेस्ट में आपकी सारी वैल्यू दे दी गई हैं और क्या आपको निकालना है वो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप ये सारे चीज़ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए 4 kVA 400 by 200 volt single phase transformer has resistance of 0.02 per unit and reactance of 0.06
per unit. Its actual resistance and reactance refer to high voltage side are respectively. तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करिए। देखिए आपको एक ट्रांसफार्मर दिया गया है जिसकी ये रेटिंग दे दी गई है, सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है पर यूनिट में और रिएक्टेंस की वैल्यू दे दी गई है पर यूनिट में। अब इस केस में आपको क्या निकालना है, एक्चुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है और एक्चुअल रिएक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑन हाई वोल्टेज साइड, अब उन्होंने कह दिया है कि ऑन हाई वोल्टेज साइड, तो हाई वोल्टेज साइड का मतलब क्या है, 400 वोल्ट पे आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया है वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। गिवन इक्वल टू क्या है, आर पर यूनिट कितना दिया गया है 0.02, एक्स पर यूनिट यानी कि रिएक्टेंस 0.06 ओम इतना दिया गया है। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आर एक्चुअल और एक्स एक्चुअल, यही आपको निकालना है। सॉरी ये पर यूनिट में है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एक फॉर्मूला होता है, जब आपको पर यूनिट में वैल्यू दी जाती है तो पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है पर यूनिट के केस में। अब यहाँ से हमको पता है कि हमको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या होता है, पर यूनिट वैल्यू इनटू बेस वैल्यू का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से एक्चुअल वैल्यू की वैल्यू निकल जाएगी, बताइए। ठीक है, अब इसी हिसाब से हमको क्या दिया गया, पर यूनिट की वैल्यू दी गई है और बेस वैल्यू आपको पता करना है। तो बेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस वैल्यू आप जानते हैं कि बेस वैल्यू सेलेक्ट हमको कितने पे करनी है, इन्होंने पहले ही कह दिया कितने, 400। ठीक है, तो 400 पे और पावर कितनी दी गई है, तो बेस वैल्यू हमने सेलेक्ट कर दी, वोल्टेज के लिए बेस वैल्यू ये हो जाएगी, पावर के लिए बेस वैल्यू क्या होती है, एस बी इक्व टू क्या हो जाएगा 400 kVA। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग आर पी यू निकालते हैं, सॉरी आर एक्चुअल निकालते हैं, तो आर एक्चुअल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर पर यूनिट इनटू इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू कैसे निकलेगी, हम जानते हैं वी स्क्वायर अपॉन ये क्या है एस बी। ठीक है, इसमें आप फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ से देखिए रिलेशन क्या निकलेगा, इसके लिए निकालना है तो यहाँ पे 0.02 इंटू ये क्या है वोल्टेज कितना आ जाएगा आपका 400 इंटू 400 क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एस बी यानी कि रेटिंग पावर कितनी दी है 4 इंटू 10⁻3। ठीक है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर एक्चुअल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आर एक्चुअल की वैल्यू कितनी निकलेगी, बताइए, सॉल्व करिए इसको। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके आएगी आपकी लगभग 0.8 ओम। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू है तो ओम में निकलेगी। और इसी तरीके से आप क्या करेंगे, एक्स एक्चुअल निकालेंगे, तो एक्स एक्चुअल को निकालने के लिए भी क्या है, एक्स पर यूनिट इंटू बी वी का स्क्वायर अपॉन एस बी, यही होता है फार्मूला। यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी होगी 0.06 इंटू ये हो जाएगा 400 का स्क्वायर अपॉन 4000। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके क्या आ जाएगी 2.4 ओम। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, एक्स पर यूनिट की वैल्यू और सॉरी एक्स एक्चुअल की वैल्यू और आर एक्चुअल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि पर यूनिट की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। अब इसमें जो भी वैल्यू आपसे पूछी जाए वो आप निकाल सकते हैं।
बेस वैल्यू जो होती है आपको जब आप पावर सिस्टम में पढ़ेंगे तो वहाँ से समझेंगे कि बेस वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है वोल्टेज के हिसाब से, वोल्टेज और पावर के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आंसर फिर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया द मोस्ट इसेंशियल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज दैट दे शुड हैव सेम। तो देखिए हमने आपको बताया कि पैरेलल ऑपरेशन के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन में आपकी एक डिजायरेबल कंडीशंस होती हैं, एक नेसेसरी कंडीशन होती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या है, मोस्ट इसेंशियल कंडीशन बताना है। तो मोस्ट इसेंशियल कंडीशन इसमें कौन सी होगी बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि पोलरिटी जो है ट्रांसफार्मर में जब ऑपरेट कराते हैं टू ट्रांसफार्मर या दो से अधिक ट्रांसफार्मर को, तो उनकी पोलरिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज का रेशियो दिया है 2:1। द सेविंग इन टर्म्स ऑफ weight of copper required if an auto transformer is used in instead of two winding transformer will be। देखिए आपको क्या कहा गया है कि ये आपका वोल्टेज रेशियो दिया गया है। अब इसी वोल्टेज रेशियो को क्या बोलते हैं, टर्न रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर का 2:1, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या रेशियो है, ऑटो ट्रांसफार्मर का 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको बताना है कि कॉपर की सेविंग कितनी हुई है, कितनी % होती है जब आप ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बजाय, ठीक है। तो आप एक रिलेशन याद रखेंगे हमेशा कि कॉपर सेविंग की अगर बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/A ऑटो ट्रांसफार्मर का रेशियो, ठीक है, इनटू 100। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कॉपर सेविंग का। अब देखिए यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे कॉपर सेविंग कितनी आएगी, तो आंसर बताइए क्या होगा। कॉपर सेविंग हम लोग निकाल सकते हैं, तो 1/, अब देखिए ये टर्न रेशियो कितना आया 2, तो इनटू 100 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 50%। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50% की सेविंग हो जाएगी जब आप ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पैरेलल ऑपरेशन पे दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ए एंड बी विद इक्वल टर्न्स रेशियो हैव रिएक्टेंस ऑफ 3J ohm and 9J ohm refer to secondary when operated in parallel the load sharing of 100 kilowatt at 0.8 power factor lag between A and B transformer would be respectively। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं पहले। जैसे क्या दिया गया है आपको, ट्रांसफार्मर ए दिया गया है और ट्रांसफार्मर बी दिया गया है, और इस ट्रांसफार्मर ए और ट्रांसफार्मर बी की आपको रिएक्टेंस दे दिए गए हैं। क्या रिएक्टेंस दिया गया है, यानी कि ट्रांसफार्मर ए का रिएक्टेंस दिया गया है 3J ओम, और ट्रांसफार्मर बी का जो रिएक्टेंस दिया गया है वो कितना दिया है 9J ओम। अब इन्होंने कहा है कि व्हेन ऑपरेटेड इन पैरेलल, जब ये दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट होते हैं, तो पैरेलल में ऑपरेट होने के लिए जो दोनों ट्रांसफार्मर जो लोड का शेयर करते हैं वो कितना करते हैं 100 किलोवाट का और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर, ठीक है। ये आपका लोड शेयरिंग करते हैं टोटल, क्या करते हैं टोटल शेयरिंग, शेयरिंग करते हैं ऑफ लोड। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे कहा गया है कि
कि जो ट्रांसफार्मर ए है और ट्रांसफार्मर बी है, तो ट्रांसफार्मर ए और ट्रांसफार्मर बी के द्वारा जो लोड की शेयरिंग होगी वो कितनी होगी, इंडिविजुअली आपको बताना है। यानी कि इसके द्वारा केवीए शेयरिंग कितनी होगी ए के द्वारा, और केवीए रेटिंग ऑफ यानी कि इसके शेयरिंग कितनी होगी, ये आपको दोनों में बताना है। ठीक है, तो इसका रिलेशन आपको पता होगा। जैसे हमने बताया कि अगर केवीए शेयरिंग हम निकालते हैं ट्रांसफार्मर ए के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल शेयरिंग दोनों ट्रांसफार्मर के द्वारा, ठीक है, टोटल शेयरिंग हो जाएगी, इनटू क्या होता है कि केवी रेटिंग का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बी, अगर यहाँ पे एक्स ए है तो यहाँ पे एक्स बी अपॉन टोटल रिएक्टेंस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से केवीए देखिए कितना हो जाएगा आंसर इसका, ये दिया गया है 100 इंटू एक्स बी की वैल्यू कितनी है, एक्स बी की वैल्यू आपको दी गई है यानी कि 9J अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9J प्लस 3J यानी कि 3J प्लस 9J। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 75 किलोवाट। ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर ए के द्वारा जो शेयरिंग की गई है वो कितनी होगी शेयरिंग, वो 75 किलोवाट की शेयरिंग होगी। अब हमको निकालना है कि शेयरिंग बी यानी कि ट्रांसफार्मर बी के द्वारा कितनी शेयरिंग होगी। तो ट्रांसफार्मर बी के लिए कैसे करेंगे, यहीं से केवीए रेटिंग ऑफ टोटल की इनटू केवीए, अब देखिए यहाँ पे भी है बी की बताना है तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा याद रखने के लिए, एक्स ए अपॉन टोटल रिएक्टेंस, देखिए यहाँ पे कितना हो 100 इंटू ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि एक्स भी एक्स से कितना है 3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3J प्लस 9J जे, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आपको पैरेलल वाले क्वेश्चंस को हैंडल करना है, पैरेलल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और चीज़ है, यहाँ पे आपको इम्पीडेंस दे दिया जाता, ठीक है, तो भी आप यही फार्मूला लगाते तो यहाँ पे जेड हो जाता, और यहाँ पे रिएक्टेंस दे दिया गया तो उस केस में आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया था ट्रांसफार्मर इफिशियंसी एट रिलेटिवली लाइट लोड इज क्वाइट लो, दिस इज ड्यू टू, यानी कि ये आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि ट्रांसफार्मर अगर क्या होता है, अगर लाइट लोड पे है यानी कि लोड बहुत कम है, उस केस में इसकी इफिशियंसी बहुत की थोड़ी लो रहती है, क्या रहती है, लो रहती है। और ये ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी लो रहती है तो ये किसकी वजह से होती है, क्या कारण है, ये सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि नो लोड पे हम कह सकते हैं, नो लोड पे या लाइट लोड पे अगर बात करें इफिशियंसी की, तो वो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कैसी होती है, लो होती है। तो ये लो किसकी वजह से होती है, वो ऑप्शन में आपको दे दिया गया है। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, स्मॉल कॉपर लॉसेस, यानी कि कॉपर लॉस कम होगा इसलिए इसकी इफिशियंसी कम होती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्मॉल सेकेंडरी आउटपुट, और सी दिया गया है हाई फिक्स्ड लॉस इन कंपैरिजन टू आउटपुट, और डी दिया गया है पुअर पावर फैक्टर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा फिर। तो देखिए हमेशा याद रखेंगे, चाहे ट्रांसफार्मर आपका लाइट लोड पे हो, ठीक है, लाइट लोड पे हो या नो लोड पे होता है, तो उस केस में ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी आती है वो कैसी होती है, लो रहती है। और लो रहती है किस लिए रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब लाइट लोड होगा तो उस केस में आपका लॉसेस क्या होगा, तो जो कॉपर होगा, कॉपर लॉस कैसा होगा, वो लगभग, क्योंकि बाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं करेगी सेकेंडरी साइड, क्योंकि नो लोड होगा या लाइट लोड होगा बहुत कम फ्लो करेगी, तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए वही इसमें लिखा है, देखिए स्मॉल कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस कम होने के कारण ये सारी गणना होती है। ठीक है,
तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कहा गया द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी अंडर हैवी लोड इज कंपेरेटिवली लो ड्यू टू। देखिए वही क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा के दूसरी तरीके से पूछ लिया है। अभी तक उन्होंने कहा है कि लाइट लोड पे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम होती है। अब उन्होंने कहा है कि अगर हैवी लोड लगा दिया जाए तो हैवी लोड पे भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैसी होती है, एफिशिएंसी लो रहती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज इंक्रीज इन कॉपर लॉसेस, लार्ज इंक्रीज इन आयरन लॉसेस, ड्रॉप इन पावर फैक्टर और नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, आपका इफिशियंसी कम होगी। किसकी वजह से, लार्ज इंक्रीज इन कॉपर लॉसेस। अगर हैवी लॉसेस क्या होता है, हैवी लोड करंट अगर फ्लो होगी तो हैवी लोड करंट फ्लो होने की वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेस होगा ज़्यादा, और आई स्क्वायर आर लॉसेस जब ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी का रिलेशन क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लॉसेस के। ठीक है, तो जब ये लॉसेस ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये लॉसेस ज़्यादा होगा, तो ये लॉसेस ज़्यादा होने की वजह से इफिशियंसी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे ट्रांसफार्मर में चाहे हैवी लोड हो और चाहे लो लोड हो या लाइट लोड हो, उस केस में ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी हमेशा लो ही रहती है। ठीक है, लो रहती है। इसीलिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर को मीडियम लोड पे ही ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लार्ज इंक्रीज इन कॉपर लॉस। अगर हैवी लोड होगा तो हाई करंट फ्लो होगी, हाई करंट फ्लो होने की वजह से आई स्क्वायर लॉस होगा, और आई स्क्वायर लॉस होने की वजह से एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन ए ट्रांसफार्मर इज फर्स्ट एनर्जाइज्ड द ट्रांजिएंट करंट ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल विल इज। तो देखिए ट्रांसफार्मर में ये कहा गया है कि ट्रांसफार्मर को हम जब सबसे पहली बार एनर्जाइज करते हैं तो उसके में जो ट्रांजिएंट करंट होती है, ठीक है, यानी कि शुरुआत की जो हैवी करंट होती है, बहुत हैवी करंट होती है, ट्रांजिएंट करंट होती है ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू साइकिल, कुछ फ्यू साइकिल्स में वो कितनी होती है वो आपको बताना है। तो पहला दिया गया ऑप्शन लेस देन द फुल लोड करंट, यानी कि फुल लोड करंट होगी उससे कम होगी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है इक्वल टू द फुल लोड करंट, यानी कि फुल लोड करंट के इक्वल होगी। और सी ऑप्शन दिया गया है इक्वल टू द नो लोड करंट, नो लोड करंट के इक्वल होगी। और डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, मच हायर देन फुल लोड करंट, यानी कि फुल लोड करंट के से बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मच हायर देन द फुल लोड करंट। तो हमेशा याद रखेंगे जो करंट आपकी ट्रांजिएंट करंट होती है शुरुआत में बहुत हैवी करंट होती है, ठीक है, हाई करंट होती है, और ये करंट जो होती है लगभग फुल लोड करंट से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन ए ट्रांसफार्मर फीड फ्रॉम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स द सोर्स ऑफ हार्मोनिक इज द। तो देखिए इसमें यह कहा गया है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर में अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें जो सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स होता है, यानी कि हार्मोनिक्स किसकी वजह से होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो हार्मोनिक्स का है सेचुरेशन ऑफ कोर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हार्मोनिक्स का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, कोर का सेचुरेशन होना ही क्या हो जाता है आपका, कोर का जो सेचुरेशन होता है उससे क्या होता है, हार्मोनिक्स प्रेजेंट होने लगती है, हार्मोनिक उत्पन्न होती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो फ्रॉम लाइन इनटू ए ट्रांसफार्मर बैंक इफ वाइंडिंग आर। देखिए एक जीरो सीक्वेंस करंट जो है फ्लो कर सकती है ट्रांसफार्मर में, कब, जब कैसी वाइंडिंग कनेक्ट होती है,
वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया ग्राउंडेड स्टार डेल्टा, यानी कि स्टार है वो ग्राउंडेड है और सेकेंडरी डेल्टा है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्टार और स्टार ग्राउंडेड। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे बी करेंगे सी, ठीक है, यानी कि डेल्टा और स्टार, और यहाँ पे डेल्टा डेल्टा। तो किस केस में आपका जो है जीरो सीक्वेंस करंट जो होती है, जीरो सीक्वेंस करंट, ठीक है, वो करंट फ्लो करती है किस कनेक्शन में, किस बाइंडिंग के किस कनेक्शन में करंट फ्लो करती है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि आपकी जो स्टार जो होगी कनेक्शन वो आपका ग्राउंडेड होगा, और ग्राउंडेड होने की वजह से इसी ग्राउंडेड से आपकी क्या होती है, जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हम लोग देखें। क्वेश्चन में कहा गया इन स्कॉट कनेक्शंस द टीजर ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन 0.866 ऑफ इट्स रेटेड। ठीक है, यानी कि एक स्कॉट कनेक्शन, पहली बात हम लोग समझते हैं कि एक स्कॉट कनेक्शन में जो ट्रांसफार्मर होता है टीजर ट्रांसफार्मर, तो टीजर ट्रांसफार्मर जो ऑपरेट करता है कितने पे, 0.866 ऑफ इसके रेटेड वैल्यू पर। ठीक है, तो ये जो रेटेड किया जाता है वो आपको किस पे रेटेड होता है, ये आपको बताना है। इम्पीडेंस का रेटेड होता है कि वोल्टेज का रेटेड होता है कि करंट का रेटेड होता है कि पावर का रेटेड होता है टीजर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज रेटेड होता है टीजर ट्रांसफार्मर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्कॉट कनेक्शन क्या होता है। पहली बात, स्कॉट कनेक्शन क्यों किया जाता है, तो हमेशा याद रखेंगे कि स्कॉट कनेक्शन का काम होता है 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करना, ठीक है, या 2 फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करना। यानी कि हम कह सकते हैं स्कॉट कनेक्शन बेसिकली वाइस वर्सा होता है, यानी कि 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 फेज को 2 फेज में, और 2 फेज को 3 फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्कॉट कनेक्शन। अब हम बात करते हैं टीजर ट्रांसफार्मर की। तो स्कॉट कनेक्शन की बात करें तो स्कॉट ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, सेम टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं 2। उसमें जो इनके बाइंडिंग के बेसिस पे ही इनके नाम डिसाइड किए जाते हैं। एक टीजर ट्रांसफार्मर होता है, एक मेन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, इसी हिसाब से अब देखिए इतनी बात हम लोगों ने समझ लिया, तो यहाँ से जो रेटेड होता है वो वोल्टेज का रेटेड होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन विच ट्रांसफार्मर द टर्सरी वाइंडिंग इज यूज्ड। तो इन्होंने कहा है कि किस ट्रांसफार्मर में जो टर्सरी वाइंडिंग होती है वो यूज की जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है स्टार डेल्टा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में, और सी ऑप्शन दिया गया है डेल्टा 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 ट्रांसफार्मर में, और डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में। तो आपको ये बताना है कि टर्सरी जो वाइंडिंग होती है वो किस टाइप के ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार स्टार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में ये यूज किया जाता है टर्सरी वाइंडिंग। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है स्टार स्टार ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो स्टार स्टार ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट वोल्टेज लेवल को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि पावर सिस्टम के जो डिफरेंट लेवल के वोल्टेज होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। और इसमें जो टर्सरी वाइंडिंग होती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो ट्रांसफार्मर आपका 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ठीक है, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग इस तरीके से होती है और 3 वाइंडिंग्स होती हैं उसमें, इस तरीके से 3 वाइंडिंग्स होती हैं। तो उसमें जो आपकी टर्सरी वाइंडिंग होती है, जो थर्ड वाली वाइंडिंग होती है,
ये टर्सरी बाइंडिंग का मेन काम क्या होता है? टर्सरी बाइंडिंग का मेन काम होता है सपोर्टिंग बाइंडिंग की तरह वर्क करती है ये, ठीक है। अब सपोर्टिंग बाइंडिंग की वर्क तरह करती है। और एक और इसका काम होता है कि ये जो थर्ड हार्मोनिक्स होती है ट्रांसफार्मर में, थर्ड हार्मोनिक्स ये क्या कर देती है? थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट कर देती है, एलिमिनेट या अवॉइड कर देती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टर्सरी बाइंडिंग की क्वालिटी। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए 15 ही क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को लेके आएंगे, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ में बताएंगे कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो या क्लास चलेगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन सीरीज़ की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ को लेने के लिए क्या करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। और ये टेलीग्राम चैनल कौन सा है, किस नाम से सर्च करेंगे आप? टेलीग्राम चैनल है यूनिक स्टडी पॉइंट, ठीक है। यूनिक स्टडी पॉइंट को जब आप सर्च करेंगे तो ये वहीं पे आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे और उसकी पीडीएफ, क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। बाय।